बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका माध्यमिक शिक्षण विभाग इस ऑनलाइन एजुकेशन प्रणाली में आप सभी विद्यार्थियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पीपीटी के माध्यम से विषय इतिहास पाठ 6 महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण इस पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं। इसके हमारे जो उद्घटक है बच्चों, वह पीपीटी के माध्यम से बताना चाहता हूं। मैं आपको ध्यान से देखिए। ध्यान से देखना, आप लोगों को सुनना है ध्यान से। पाठ 6 महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। आज हम इस आधा पाठ पढ़ने वाले हैं। इसके जो टॉपिक है, स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण, चिपको आंदोलन, शराब के विरोध में आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिलाओं के संदर्भ में कानून, दहेज प्रथा के विरोध में जागृति और पारिवारिक न्यायालय। बच्चों, ये आज हम आधा पाठ पढ़ने वाले हैं। सविस्तर रूप से आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं बच्चों कि महिलाओं ने आज़ादी में, जो आज़ादी की जो स्वतंत्रता की जो युद्ध थी, उसमें उन्होंने बड़ी मात्रा में क्या किया, हिस्सा लिया और उन्होंने वहाँ पर हिस्सा लिया। तो स्वतंत्र कालावधि में इसमें स्त्रियों का बहुत बड़ा क्या था, एक उल्लेखनीय योगदान रहा। अब हम इस पाठ के माध्यम से इस पाठ में जो दिया गया है स्त्रियों का जो योगदान, उसका हम अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ महिला के संदर्भ में बनाए गए कुछ कानून तथा अन्य कमजोर वर्गों के संदर्भ में निर्मित कानून का हम यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं। आप बच्चों आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे एक चार्ट है। एक इसमें प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों का जो अनुपात है, इसमें एक कॉलम दिया गया है, अनुक्रमांक, जनगणना वर्ष, स्त्रियों का अनुपात। आप ध्यान से देख सकते हैं इसको कि एक नंबर क्रमांक में देखिए कि जो जनगणना वर्ष था 1951, यहाँ पर प्रति 1000 मतलब 1000 पुरुषों में महिलाओं का अनुपात था, जो स्त्री का जो अनुपात था 946। ये हुआ 1951 की जनगणना में। और 1961 की जो जनगणना है, उसमें जो प्रमाण था वो था 941, और 1971 की जो जनगणना में 930, 1981 की जनगणना में 934, 1991 की जनगणना में 927 और 2001 की जनगणना में 933। मतलब 1000 पुरुषों के जो स्त्री का जो अनुपात है वो कैसा हो रहा है यहाँ पे, मतलब हर 10 साल में घटते घटते हुए आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको इसका खोज लगाना है कि ये अनुपात क्यों घट रहा है। इसका कारण आपको खोज कर लिखना है बुक के अंदर। अब जो भारतीय जो स्त्री है हमारी, भारत की जो नारी है, भारत की जो स्त्रियों की परिस्थितियों का अध्ययन करते समय ध्यान में आता है कि उनकी कई समस्याओं की जड़ पुरुषों की मानसिकता में छिपी हुई होती है। मतलब जो पुरुष की जो मानसिकता ऐसे होने के कारण उनकी जो समस्या है वो इसमें छिपी हुई है। आज हम 21वीं शताब्दी में भी आ गए हैं। हमारा जो 21वीं शताब्दी चल रहा है, इसमें आने पर भी जो पुरुषों की जो मानसिकता है वो हम उससे अभी क्या हुए, महिला उसमें मुक्त नहीं हो पाए सकी। अब महात्मा जो गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के सिद्धांत पर जो विश्वास कर जो हमारे विनोबा जो भावे थे समाज सुधारक, उन्होंने एक प्रकार का भूदान आंदोलन प्रारंभ किया। अब भूदान आंदोलन ने क्या कि इस आंदोलन में उन्होंने स्त्री शक्ति का उपयोग करवा लिया। स्त्री स्वयंसेवी का भूदान विचार लेकर संपूर्ण भारत में पहुंची। मतलब वो जो भूदान के जो विचार थे उनके, वह महिलाओं ने आत्मसात किया और पूरे देश भर उन्होंने उनके विचार को उन्होंने पहुंचाने का कार्य किया। अब जो ये जो निजामशाही और सामंती व्यवस्था है, उनको चुनौती देने वाला जो तेलंगाना के किसानों को आज़ादी के युद्ध में स्त्रियों का उल्लेखनीय, मतलब एक अच्छा उनका प्रतिभाग यहाँ पर दिखाई पड़ता है। यह क्षेत्र कैसा है, बेगार मुक्त होने के कारण ही स्त्रियों को इस संकट से मुक्ति मिली। अब बच्चों, अब हमारा जो पहला जो टॉपिक है, स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण। अब ध्यान से देख सकते हैं पीपीटी के माध्यम से, चित्र के माध्यम से।
स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण, जीवनावश्यक वस्तुओं की कमी और महंगाई का सामना सबसे अधिक स्त्रियों को करना पड़ता है। आपको पता होगा कि घर का अंदर का जो सभी काम ये महिलाएं देखती है। अब घर में चाय बनाने से लेके खाना बनाने से लेके जो दैनंदिन हमारी उपयोगी वस्तु है, वह कितने अच्छे तरीके से वो उसे यूज करके वो हमको बनाकर खिलाती है, पिलाती है। अब ये जो महंगाई बढ़ रही थी, तो इस महंगाई का सामना अधिक से अधिक मात्रा में महिलाओं को मतलब स्त्रियों को करना भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। अब इन्हीं स्त्रियों के वर्ष 1972 में महाराष्ट्र ने अपनी संगठित शक्ति के प्रदर्शन कराए थे। ये 1972 की बात है। हमारे जो महाराष्ट्र जो राज्य है, इस महाराष्ट्र राज्य ने संगठित शक्ति के प्रदर्शन कराए थे। इसमें हमारी महाराष्ट्र राज्य की समाजवादी जो नेता है मृणाल गोरे, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से यहाँ पर, मृणाल गोरे के नेतृत्व में क्या हुआ, मुंबई के महिलाओं ने, जो हमारी बम्बई की जो महिलाएं थी, उन्होंने बेलन का मोर्चा निकाला। बेलन पता है आपको, चपाती, हम जो चपाती लाटते हैं, पूरी लाटते हैं, उससे बेलन के इस्तेमाल करते हैं ना, बेलन का उन्होंने वहाँ पर मोर्चा निकाला था। अब एन दिवाली के वक्त क्या हुआ, अभी हमें खाने के लिए अच्छी अच्छी वस्तु चाहिए घर के अंदर। अब उसके लिए जो सामग्री होती है, जैसे दिवाली में हम तेल का इस्तेमाल करते हैं, घी का इस्तेमाल करते हैं, चीनी का इस्तेमाल करते हैं, सूजी का इस्तेमाल करते हैं, मैदा है, ऐसे विभिन्न प्रकार की जो वस्तु होती है, ऐसे विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को हम जबरदस्त कमी, यहाँ पे क्या हो गई, उसकी कमी पैदा हो गई थी। मतलब हमें जो उपयोगी वस्तु थी ये, इसकी क्या हो गई, इसका अभाव हो गया, इसका यहाँ पर कमी कमी हो गई यहाँ पर। तो और साथ साथ क्या हुआ, जो मिट्टी का जो तेल होता है, वो तेल भी क्या हो गया यहाँ पर, महंगा हो गया। फलतः क्या हुआ, महिलाओं ने इकट्ठे आकर, सभी महिलाएं इकट्ठे आ गई और उन्होंने हाथ में क्या उठाया, बेलन उठाया। और बेलन उठाने के बाद उन्होंने उन्होंने मुंबई के अंदर अपना जुलूस निकाला। और इस आंदोलन को क्या हुआ, सफलता मिली। मतलब ये आंदोलन कैसा हुआ, सक्सेस हुआ। और जो जनता है, महिलाओं को सामूहिक शक्ति के प्रकटीकरण की भली भांति परिचित यहाँ पर होती हुई दिखाई देती है, वह हम स्त्री शक्ति प्रकटीकरण में देखते हैं। अब इसके बाद बच्चों, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन, अभी जो स्त्री शक्ति का जो रचनात्मक प्रकटीकरण है, आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से, एक पेड़ है, उस पेड़ को महिलाओं ने क्या किया, घेर के रखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस चित्र में देखो, ब्लैक एंड व्हाइट चित्र दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस वो महिलाओं ने क्या किया, उसको गोल, उसको उन्होंने चक्कर मार के उस पेड़ को पूरा अपने हाथ में हाथ बांधकर उसको छुपा लिया। अब वर्ष 1973 में ये चिपको आंदोलन द्वारा दिखाई दिया है। ये हिमालय की जो तलहटी होती है, वहाँ पे जो जंगल होते हैं, तो जंगलों में क्या होते हैं, अधिक मात्रा में पेड़ होते हैं। अब वो पेड़ उपयोगी पेड़ होते हैं, तो जो बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, वो क्या करते हैं, उस पेड़ को तोड़ते हैं और अपना जो भी है उसका धन लाभ वहाँ पर वो करते थे। तो व्यापारिक उद्देश्य के लिए यह बड़ी मात्रा में काटे जाने वाले थे। इसके विरोध में क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये बड़े बड़े व्यापारी इस पेड़ को काट रहे थे, तो उसको महिलाएं क्या कर रही है, पूरा उसको चिपक कर पेड़ को बचा रही है। अब इसके विरोध में आप देख सकते हैं यहाँ पर, चंडी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुगुणा, ये बड़े बड़े समाज सुधारक थे बच्चों। इन्होंने क्या किया, आंदोलन चलाया। अब स्त्रियों ने हाथ में हाथ घूमकर वृक्षों के चारों ओर घेरा डालने की पद्धति अपनाई। जब कोई व्यापारी अगर पेड़ तोड़ने के लिए अगर आता था, तो आप देख सकते चित्र के माध्यम से, महिला क्या करती थी, अपना हाथ में हाथ घूमकर वृक्षों के चारों ओर घेरा डाल देती थी। और पेड़ों की जो कटाई न हो, इसके लिए वे जंगलों के पेड़ों से चिपक जाती थी और पेड़ों को बचाने का प्रयास करती थी। तो इस प्रकार का जो स्वरूप होता है बच्चों, इस प्रकार के स्वरूप इस आंदोलन का था। इसीलिए इस आंदोलन को यहाँ पर चिपको आंदोलन कहा जाता है। बहुत इजी, चिपको आंदोलन किसे कहते हैं, जो हिमालय की तलहटी में जो बड़े बड़े जंगल होते थे, वहां पर उपयोगी वृक्ष होते थे। अब उस वृक्षों को व्यापारी क्या करते थे, अपने स्वार्थ के लिए, अपने व्यापार के लिए, अपने लाभ के लिए वो पेड़ को कटाई करते थे और उसके विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाते थे। और उसके साथ उसके साथ मतलब वो कटाई न हो, तो महिला क्या करती थी, उनको घूमकर वहां पर उस पेड़ को
रोक देती थी। तो इसमें जो मैंने बताया कि चंदी प्रसाद भट्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा है, इन्होंने क्या किया, एक प्रकार का एक आंदोलन चलाया, इसको क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन कहते हैं। अब इस आंदोलन में स्त्रियों ने बड़ी मात्रा में क्या हुआ, उनका बड़ी मात्रा में उन्होंने योगदान दिया या उनका एक हिस्सा था। इस परिसर की जो कृषि अर्थव्यवस्था में महिलाओं का व्यापक सहभाग था। अब ये जो महिलाएं होती थी उनका यहाँ पर योगदान अच्छा था। क्यों होता था, क्योंकि वहाँ का जो परिसर था, तो वहाँ के जो परिसर में जो कृषि होती थी, जो खेती होती थी, उनकी जो अर्थव्यवस्था में महिलाओं को व्यापक सहभाग यहाँ पर देना था। गौरी देवी कार्यकर्ता ने, आप देख सकते हैं चित्र में यहाँ पर गौरी देवी। अभी गौरी देवी कार्यकर्ता ने स्त्रियों में जागृति उत्पन्न की। जो महिला है उन महिलाओं की उन्होंने क्या किया, एक प्रकार का जागृति को उन्होंने वहां पर उत्पन्न की, और उन्हें सुदेशा देवी, बचनी देवी, ऐसे जो उनके सहभागी थे, सहपाठी थे उनके, उन्होंने उनको क्या दिया, साथ दिया, उनका सहयोग प्राप्त हुआ। तो ये था बच्चों चिपको आंदोलन। आप देख सकते हैं इसके बाद बच्चों शराब के विरोध में आंदोलन। ध्यान से देखिए चित्र में। अभी जो शराब के विरोध में आंदोलन, आपको पता है शराब शराब कितनी गंदी चीज है। शराब पीने से क्या होता है, परिवार हमारा बर्बाद हो जाता है। अब हमारा जो टॉपिक है शराब के विरोध में आंदोलन। वर्ष 1992 में शराब के विरोध में क्या हुआ, आंध्र प्रदेश जो राज्य है वहां पर शराब पान के विरोध में आरंभ आंदोलन क्या हुआ, यहाँ पर प्रारंभ हुआ। कालांतर में क्या हुआ कि इस आंदोलन को विभिन्न राज्यों में बहुत अच्छा समर्थन मिला। जो अलग अलग जो राज्य है, अब जो आंध्र प्रदेश जो राज्य है हमारा, वहाँ पर शराब पान के विरोध में क्या हुआ, आंदोलन हुआ। तो साथ साथ तो इसकी जो इर्द गिर्द के जो राज्य है उनका भी उनको क्या हुआ, यहाँ पर अच्छे से उनका एक प्रकार का समर्थन वहाँ पर मिला। शराब पीने की लत में क्या होता है मालूम है ना, शराब पीने की लत में घर के जो कर्ता धर्ता व्यक्ति होते हैं उनकी असमय मृत्यु हो जाती है। अगर एक परिवार है, परिवार के अंदर जो घर का जो कर्ता व्यक्ति होता है, जो घर पूरा कुटुंब को चलाता है, अगर वो शराब पीने से उसकी अगर मृत्यु अगर हो जाती है, तो उसके परिवार के ऊपर क्या होता है, उसके जो परिवार में जो भी सभी लोग होते हैं उनके ऊपर एक प्रकार का संकट आ जाता है। इसका सबसे बड़ा आघात जो होता है इस परिवार की स्त्री को लगता है। अभी समझो मान लो एक परिवार है, परिवार में जो पति होता है महिला का, अगर वो करता धरता है, घर को चलाता है, तो अगर वो अधिक शराब पान से अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसका सारा भार उसके बाद उसकी जो पत्नी मतलब उस स्त्रियों को झेलना पड़ता था। तो ये शराब के पीने की लत से दुख दरिद्रता का सामना करना पड़ता है। तो इस आंदोलन को आंध्र प्रदेश में हुए अरक विरोधी आंदोलन में भी क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। अब अरक क्या है, अरक बोलते एक नशीली पदार्थ होता है जिसके जिसके सेवन से क्या होता है, मनुष्य नशे में धुत रहता है। तो आंध्र प्रदेश में अरक अरक के विरोध में क्या हुआ, आंदोलन से लाभ प्राप्त हुआ। तो आंध्र प्रदेश में सरकारी नीति के परिणाम स्वरूप अरक मतलब वहाँ की जो स्थानीय जो शराब होती है, शराब का प्रकार है अरक, जो लोकल शराब होती है, तो उन विक्रेताओं ने गांव गांव में अरक की दुकानें खोली थी। आपको पता है छोटे छोटे गांव में अलग अलग गांव होते हैं, हर एक गांव में क्या हुआ, जो शराब विक्रेता जो होते हैं तो गांव गांव में उन्होंने क्या किया, अरक की दुकानें उन्होंने खोली। तो जो गाँवों के जो गरीब लोग रहते थे, मतलब गाँव के जो निर्धन लोग हैं या परिसर में जनता है या ऐसे सभी जनता को क्या हुआ, शराब की लत लग गई, शराब की वो आदी बन गए थे। उसी समय गांव देहातों में साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा था। अब उस समय क्या हो गया, गांव गांव में शराब विक्रेताओं ने अपनी अपनी दुकान खोल के रख दी। गरीब जनता है, परिश्रम करने वाले व्यक्ति है, ऐसे लोगों को क्या हो गया, शराब की लत लग गई। और उसी समय क्या हुआ कि हर गांव में, हर देहातों में एक प्रकार का साक्षरता का कार्यक्रम वहां पर चलाया जा रहा था। तो इस कार्यक्रम में सीता माँ कथा मतलब सीता की कहानी बताई यहाँ पर जाती हुई दिखाई देती थी। तो इस कथा में बताया गया था कि सीता गांव वालों में जागृति पैदा कर किस प्रकार शराब की रोकथाम करती है। मतलब कथा के अंदर लोग बताया जाता था कि जो सीता होती है यह गांव वालों में क्या करती है, जागृति पैदा करती है, और वो किस प्रकार की जो शराब होती है उस शराब को वो रोकथाम करती है।
तो वर्ष 1992 में क्या हुआ? वर्ष 1992 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में दुम्बागुट्टा गांव में 3 युवा लड़कों की क्या हो गई? शराब पीने से मौत हो गई। अब आंध्र प्रदेश में जो नेल्लोर नेल्लोर जो जिला है, वहां पे जो दुम्बागुट्टा जो गांव है, वहां पर 3 जो युवा होते हैं, मतलब 3 युवा है, वो लड़के शराब के नशे में क्या हो गए? तालाब में डूबकर वो मर गए। अब जब घर में जब जवान लड़का अगर मर जाता है तो कितना संकट आ जाता है। तो उस गांव के 3 जवान लड़के शराब की धुत में क्या हो गए? वो तालाब में डूबकर मर गए। तो ये इस घटना से क्या हुआ? इस घटना के बाद गांव में जो सभी जो महिलाएं हैं वो क्या हो गई? इकट्ठी आ गई। उन्होंने अरग बेचने वाली दुकानें बंद करने की उन्होंने क्या की? मांग की। अब देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि उन्होंने अरग बेचने वाली जो दुकानें होती है वहां पर वो बंद कर दी। स्थानीय समाचार पत्र यह समाचार आते ही गांव गांव में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। जो गांव की जो महिला होती है, अब घर में जब जब गांव के जब जवान बच्चे अगर मर गए तो कोई भी किसी भी मतलब गांव में एक प्रकार का शोकाकुल हो जाता है, वो गांव परेशान हो जाता है। तो गांव की महिला इकट्ठा आ गई और उन्होंने क्या किया? जो अरग की बेचने वाली जो दुकानें होती है वो दुकानें उन्होंने बंद कर दी। तो यह स्थानीय समाचार आते ही गांव गांव में उसका प्रभाव दिखाई देने लगा। यह आंदोलन पूरे संपूर्ण राज्य में यह क्या हो गया? फैल गया। परिणाम क्या हुआ? यहाँ पर सरकार ने शराब बिक्री के विरोध में कड़ी नीति यहाँ पर अपनाई। अब आपको पता है कि शराब पीने में कितनी हानि होती है। किसी घर में अगर किसी की अगर मौत भी हो जाती है तो परिवार कैसा शोकाकुल हो जाता है। जब गांव के अंदर जब 3 जवान बच्चे अगर मर गए तो गांव कितना मतलब शोकाकुल हो जाता है। तो आपको यहाँ पर समझ आप सकते हो। अब यह था शराब के विरोध में आंदोलन। इसके बाद बच्चों अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टॉपिक अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में घोषित किया। आप चाहे तो पेंसिल से उसको अंडरलाइन कर सकते हैं आपकी किताब में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 1975 को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में यहाँ पर घोषित किया। इसमें क्या हुआ? शांति, विकास और स्त्री पुरुष समानता, यह इस कार्यक्रम की त्रिसूत्री थी। भारत सरकार ने वर्ष 1975 में डॉक्टर फूल रेणु गुहा के अध्यक्षता में क्या किया? उन्होंने एक महिला आयोग का गठन किया। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से बच्चों, वर्ष 1975 में डॉक्टर फूल रेणु गुहा की अध्यक्षता में क्या हुआ? महिला आयोग का यहाँ पर गठन किया गया। यहाँ पर स्त्रियों को सामाजिक स्थान, स्त्रियों के संदर्भ में संवैधानिक प्रावधानों के परिणाम, स्त्रियों की शिक्षा और उनका प्रतिशत, शिक्षा के फलस्वरूप उनका विकास, नौकरी करने वाली महिलाओं की समस्या, स्त्रियों की रोजगार के संदर्भ में वर्तमान स्थिति, उन्हें मिलने वाला वेतन, पुरुषों के संदर्भ में स्त्री पुरुष का जो अनुपात है, उसका जो जन्म और मृत्यु का जो दर है, स्त्रियों की जो भूमिका में जैसे सर्वांगीण जो मुद्दे होते हैं, उन उसके आधार पर उन्होंने क्या किया? एक प्रकार का सर्वेक्षण यहाँ पर किया। अब इन सभी बातों पर विचार कर महाराष्ट्र में वर्ष 1975 में स्त्री मुक्ति संघर्ष की समिति जो है हमारी की ओर से महिलाओं के लिए आयोजित राज्यव्यापी परिषद में सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने सहभाग लिया था। और वर्ष 1978 में क्या हुआ? इस समिति को उन्होंने घोषणा पत्र उनका प्रकाशित किया गया। इस घोषणा में क्या क्या था? इस घोषणा पत्र में ऐसा लिखा हुआ था कि लिंग भेद है ना, जाति भेद, वर्ण भेद जैसे विषमतापूर्ण जो घटक है, इन घटकों के विरोध में संघर्ष क्या हुआ? एक प्रारंभ हुआ। प्रारंभ करने की नीति को स्वीकार यहाँ पर गया। इसी के परिणाम स्वरूप स्त्री मुक्ति की ललकार, गीत संग्रह, ज्योति महास्पीकर का लिखा नुक्कड़ नाटक मुलगी झाली हो, मतलब बेटी पैदा हुई जी, और मुखपत्र, प्रेरक ललकारी, प्रेरणादायी ललकारी जैसे उपकरण क्या हुए यहाँ पर प्रारंभ हुए।
वर्ष 1977 में क्या हुआ बच्चों कि 1977 में पुणे की जो सौदामिनी राव द्वारा स्थापित स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति बाइजा नामक द्विमासिक औरंगाबाद में स्त्री युवाज मैत्रीन स्त्री अन्याय विरोधी मंच, कोल्हापुर में महिला दक्षता समिति, नासिक में महिला हक, लातूर में नारी प्रबंधन मंच जैसे विभिन्न प्रकार के यहाँ पर दल बनाए गए। और संपूर्ण महाराष्ट्र में दहेज विरोधी संरक्षण समिति स्थापित हुई। मतलब किसी लड़की की अगर शादी होती थी तो उसको जो लड़के वाले क्या करते थे, दहेज मांगते थे। तो दहेज के विरोध में एक प्रकार की जो संरक्षण समिति है वहां पर महाराष्ट्र में वो स्थापित हुई। अब धुले शहर में स्त्री अत्याचार विरोधी परिषद का आयोजन यहाँ पर किया गया था। स्त्रियों की समस्या के संदर्भ में विद्या बाल का नारी समता मंच और मिळून सार्वजनी मतलब मिलकर हम सभी पत्रिका, समाजवादी महिला सभा, क्रांतिकारी महिला संगठना इत्यादि कार्य महत्वपूर्ण यहाँ पर उनका रहा। महाराष्ट्र में चलने वाली जो रोजगार गारंटी योजना में महिला की सशक्तिकरण का यहाँ पर सहयोग प्रदान किया गया। मतलब ये सभी कार्य जो भी है यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र गुहा के नेतृत्व में दिखाई देता है। आप देख सकते हैं बच्चों, आप महिला दक्षता समिति जो सामाजिक कार्यकर्ता है प्रमिला दंडवते, इस प्रमिला दंडवते ने वर्ष 1976 में दिल्ली में महिला दक्षता समिति की स्थापना की। कब हुआ ये? वर्ष 1976 में महिला दक्षता समिति की स्थापना यहाँ पर की गई। इस समिति की आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब में शाखाएं खुल गई थी। अब कम्युनिस्ट पार्टी ने वर्ष 1980 में अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन स्थापित यहाँ पर किया। आप देख सकते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी है यह वर्ष 1980 में अखिल भारतीय जनवादी मतलब अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन यहाँ पर उन्होंने स्थापन किया। अब ये जो संगठन है, इस संगठन ने संपूर्ण भारत में, हमारे पूरे भारत देश में इसके विभिन्न जगह पे इसकी शाखाएं खोलने का प्रयास उन्होंने किया। अब इसके जो संगठन है, इस संगठन में मतलब क्या क्या कार्य होते थे? मतलब संगठन ने दहेज, स्त्री भ्रूण हत्या ने क्या कि अगर लड़की अगर पैदा होती है तो उसको हमारा समाज मार देता था। मतलब ये जो स्त्री भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, और जो घर के अंदर जो घरेलू हिंसा होती थी, तो इस घरेलू हिंसा, अत्याचार जैसी समस्याओं पर संघर्ष प्रारंभ यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। इस महिलाओं में मतलब ये महिलाएं है हमारे, इन महिलाओं ने संबंधित विविध समस्याओं पर शोध कार्य शुरू किया। और भारत का जो प्रथम विश्वविद्यालय है हमारा, कौन सा? महिला विश्वविद्यालय, वह है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय। आपने नाम सुना होगा, SNDT कॉलेज, उसका नाम है श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय। मुंबई टाटा समाज विज्ञान संस्था मुंबई, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे, शिवाजी विश्वविद्यालय कोल्हापुर, ऐसी जगह पर महिला अध्ययन केंद्र स्थापित उन्होंने किए गए। मतलब महिलाओं को मतलब शिक्षण का एक केंद्र वहां पर उन्होंने, अध्ययन का उन्होंने केंद्र वहां पर उन्होंने स्थापित किए। आलोचना और दृष्टि नाम के केंद्रों में भी इन समस्याओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण उन्होंने भूमिका निभाई। मतलब महिला के लिए बहुत अच्छे कार्य यहाँ पर हमको प्रमिला दंडवते ने किए, ऐसे दिखाई पड़ता है। इसके बाद बच्चों देखो कि महिला के संदर्भ में कानून, आप देख सकते हैं महिला के संदर्भ में कानून वर्ष 1952 के कानून के अनुसार भारत सरकार ने हिंदू स्त्रियों को गुजारा भत्ते का अधिकार दिया। अब हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान किया है कि जो महिला है उन हिंदू महिलाओं को एक प्रकार का जो गुजारा भत्ता है उनका उन्होंने अधिकार वर्ष 1952 में दिया गया। अब पिता की संपत्ति में हिस्से का अधिकार दिया गया। मतलब परिवार है हमारा, उस परिवार में अगर लड़का लड़की रहे तो जो लड़के को जो हिस्सा आता है
उसके साथ साथ लड़की को हिस्सा वहाँ पर समान हिस्सा उनको मिलना, उसकी संपत्ति का हिस्सा मिलना चाहिए, किसके? पिताजी के। तो पिता की संपत्ति के हिस्से का अधिकार भी यहाँ पर दिया गया। अब स्त्री धन पर उन्हें अधिकार प्राप्त हुआ, मतलब जो महिला का जो धन होता है वहां पर उनको क्या हुआ, एक प्रकार का अधिकार यहाँ पर प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है। बहुपत्नीत्व प्रणाली समाप्त हुई और पुरुषों की भांति स्त्रियों को भी संबंध विच्छेद तलाक का अधिकार दिया गया। मतलब वहां पर तलाक यानी क्या? डिवोर्स देना, है ना। तो यहाँ पर तलाक देने का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया। आगामी दशक में महिलाओं के विषय में एक कदम आगे बढ़ाने वाला कानून बना, वह कानून था दहेज प्रतिबंधक कानून 1961। अभी जो दहेज प्रतिबंधक कानून है, ये कानून बना 1961 में। इस कानून के अनुसार दहेज लेना अथवा मांगना क्या है? फौजदारी अपराध माना गया है। अगर किसी से हम दहेज लेते हैं या दहेज देते हैं तो ये क्या है? लेना देना भी क्या एक प्रकार का गुनाह है। तो यहाँ पर एक प्रकार का अपराध है, यहाँ पर फौजदारी अपराध इसको माना गया है। तो दहेज प्रथा का उन्मूलन कर सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहन दिया गया। तो इस कानून के कारण दहेज जैसी अनिष्ट प्रथाओं के कारण महिलाओं को दी जाने वाली जो यंत्रणा है कम हुई और आगे चलकर क्या हुई, ये महिला को प्रस्तुति का अवकाश यहाँ पर प्राप्त हुआ। अब बच्चे देखते होंगे आप, किसी अगर लड़की की शादी हो गई तो लड़के वाले क्या करते हैं? उसको मारते हैं, पीटते हैं, जलाते हैं, है ना, जान से मार देते हैं। ये क्यों होता है ऐसा? कि वो दहेज मांगते हैं। अभी जो दहेज के जो दहेज प्रथा है इसके ऊपर भी कानून बना है, दहेज प्रतिबंधित कानून 1961। ऐसे विभिन्न प्रकार के महिलाओं के हित में कानून बने गए। जैसे मैंने बताया आपको कि यह कानून मतलब आगे चलकर क्या हुआ, अगर महिलाओं की जो प्रसूति का जो अवकाश है, वो प्रसूति का अवकाश भी क्या होता है यहाँ पर उनको प्रसूति सुविधा अधिनियम मतलब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 अस्तित्व में आया। इस अधिनियम द्वारा महिलाओं को प्रसूति के अवकाश का अधिकार प्राप्त हो गया। मतलब वर्ष 1961 में दो कानून बने महिलाओं के फेवर में, महिलाओं के हित में, स्त्रियों के हित में। पहला कानून कौन सा बना? दहेज प्रतिबंधित कानून 1961 और दूसरा है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। ये महिलाओं के लिए ये एक प्रकार का अधिकार प्राप्त यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब आप देख सकते हैं बच्चों आगे, दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। अगला मुद्दा है हमारा दहेज प्रथा के विरोध में जागृति। यद्यपि भारत के दहेज प्रतिबंध कानून लागू है, फिर भी समाचार पत्रों में ऐसी समाचार अवश्य छपती है। देखो 1961 में कानून बन गया है दहेज के विरोध में। आज भी हम जब समाचार पत्र पढ़ते हैं तो देखते हैं कि दहेज प्रतिबंध कानून होने के बावजूद भी हम समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि रसोई बनाते समय पल्लू में आग लग गई और महिला की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। या फिर कपड़े धोते समय क्या हुआ? पैर फिसल कर वो कुएं में गिर गई और महिला की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ऐसे विभिन्न घटनाओं की गहराई में जाकर मतलब जांच पड़ताल कर दहेज का कारण कई बार प्रकाश में आता है। होता है परिवार में ऐसा ही होता है कि इसको जला के मार देना, कुएं में धकेल के मार देना, मतलब कुछ ऐसा कि जब जांच पड़ताल होती थी तो सब समझ में आ जाता था कि ये दहेज उसके ऊपर मांगते थे। इस प्रथा को लेकर पुलिस प्रशासन, न्याय व्यवस्था ने भी अपनी भूमिका क्या की यहाँ पे स्पष्ट की और फलतः क्या हुआ? यहाँ पर एक प्रकार की जन जागृति हुई। इसी के परिणाम स्वरूप वर्ष 1984 में दहेज प्रतिबंधक सुधार अधिनियम अस्तित्व में आया। अब यह दहेज प्रतिबंधक कानून 1961 में बना, पर उसमें कुछ बदलाव किए, मतलब उसमें जन जागृति की कुछ बातें बताई गई। तो यह वर्ष 1984 में क्या हुआ? उसमें कुछ सुधार लाया, उसका नाम दिया गया वर्ष 1984 में दहेज प्रतिबंधक सुधार अधिनियम अस्तित्व में यहाँ पर आता है। और वर्ष 1988 में 2209 महिलाएं, वर्ष 1990 में 4835 और वर्ष 1993 में 5377 महिलाएं क्या हुई? दहेज की शिकार यहाँ पर बनती हुई
दिखाई दी। इन आंकड़ों को हम देखते हैं या जैसे जैसे हम वर्ष अगर हम करेंगे तो उसमें महिलाओं का आंकड़ा क्या होता है, बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये जो आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को अगर देखें हमने तो यह क्या है, दहेज की समस्या है। ये दहेज की समस्या ज्वलंतता हमारी समझ में आ सकती है। मतलब दहेज देना भी गुनाह है और दहेज देना भी गुनाह है। अब हम देख सकते हैं हमारा अंत का मुद्दा है पारिवारिक न्यायालय। अब पारिवारिक न्यायालय 1984 विवाह के पश्चात उत्पन्न होने वाले विवाद, घर गृहस्थी से संबंधित समस्याएं और कारण निर्माण होने वाले उसके प्रश्न, जैसे गुजारा भत्ता, एकल पालक तत्व और अलग रहना, संतानों का पालन पोषण और स्वामित्व जैसी पारिवारिक जो बातें हैं, इन पारिवारिक समस्याओं से संबंधित विवादों का हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए। मतलब कौन कौन सी बातें आती है इसके अंदर? पहली देखो, गुजारा भत्ता है हमारा, एकल पालक तत्व है, मतलब एक पालक के हाँ तत्व है, या फिर अलग रहना है हमको, या हमारे जो संतान है उन संतानों का पालन पोषण करना है। ऐसे जो स्वामित्व जैसे पारिवारिक समस्या से संबंधित ऐसे विभिन्न विवादों को हल निकालने के लिए पारिवारिक न्यायालय वर्ष 1984 में गठन हुआ। इस न्यायालय में गवाही सबूतों की जांच पड़ताल करने के लिए स्थान पर समझदारी और वकीलों के स्थान पर समुपदेशों को प्रधानता दी गई है। अब मामला को शीघ्र गति से परंतु न्याय प्रणाली के आधार पर यहाँ पर हल करने पर इन्होंने अधिक से अधिक बल दिया गया है। और बच्चों यहाँ पे हमारा जो पाठ है वो क्या होता है, समाप्त होता है। और जो अगला जो हमारे जो टॉपिक, मतलब हमारे जो मुद्दे हैं अगले, वो आपके अगले तासिका में अगले टीचर आपको पढ़ाएंगे। यहाँ पे हमारा आधा पाठ समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको ये पाठ समझ में आया होगा। हेलो सर, हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, इस साल इतिहास में कुछ कहता है? बेटा आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है मुझे। सर इस साल इतिहास में कुछ कहता है क्या? नहीं बेटा, मेरा आपका आवाज मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। आप थोड़ा सा माइक से दूर रह के बात करो ना सर, आपका क्लियर आवाज सुनाई देगा। हाँ सर। हाँ बोलो। हाँ सर, इस साल इतिहास में कुछ कहता है? हाँ कटा है ना सर कौन कौन से बात करते हैं? पाठ, मतलब पाठ है वो, पर उसके कुछ कुछ टॉपिक वहाँ पे कटे हैं। मतलब आपको मतलब भेजा गया था ना आपके टीचर ने पहले। पता नहीं सर, मेरा मतलब वो डेटा खत्म हो गया था ना, तो अभी कल या परसों डाला है मैं। ठीक है, आपने जो सर से आप मंगवा सकते हैं, आपकी जो क्लास टीचर है उसे आप ले सकते हैं कि हर विषय का आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कितना कितना पाठ कटा, मतलब कौन कौन सा टॉपिक कटा है, आपको वहाँ पे दिखाई पड़ेंगे। ओके सर। हेलो हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर दहेज क्यों लेते थे? हाँ सर दहेज पर क्यों लेते थे? हाँ, दहेज क्यों लेते थे? अब दहेज ये एकदम पुरानी प्रथा है। आपने आपके दादा दादी के मुंह से सुना होगा। यस सर। घर में अगर लड़की पैदा हुई तो हमको दहेज देना है, लड़का पैदा हुआ तो दहेज लेना है ना। यस हाँ, सर। तो ये हमारी समाज की प्रथा बनी हुई थी। परंतु क्या हो गया, आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण, माता पिता दहेज न देने के कारण क्या होता है, उस लड़की को वो किसी न किसी कारण से उसको मार देते थे।
तो ये जो दहेज प्रथा के विरुद्ध में क्या बना, कानून बना कि दहेज देना भी गुनाह है, दहेज देना भी क्या है, एक प्रकार का गुनाह माना जाता है। Thank you, sir. थैंक यू। हेलो सर, हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर इसमें बताया गया है, देखो देखो पहले लेसन में पहला है इसे मालूम कर ले। तो इसमें जो है महिलाओं की संख्या ज्यादा है और पुरुषों की संख्या कम हाँ है, ऐसा हाँ क्यों है? हाँ, तो बेटा उन्होंने क्या बताया था उस चार्ट के अंदर कि 1000 अनुपात था बच्चों। अनुपात कैसा कि 1000 पुरुषों में क्या हुआ, 900 इसके अंदर मतलब 1951 की जो जनगणना हुई, 1000 पुरुषों में 946 महिलाएं उसमें क्या हुई, शामिल होती थी। हाँ, परंतु क्या होता है, जो पुरुषों की जो उस समय मानसिकता कैसी थी, उसकी मानसिकता छुपी, देखो आगे आप समझ सकते हैं कि जो पुरुषों की जो मतलब ये जो समस्या है, इन समस्या को जो जड़ क्या है, जो पुरुष की जो मानसिकता है, वो मतलब महिलाओं ने हमसे आगे जाना है नहीं, महिलाओं ने घर के अंदर रहना, अपना चूल्हा संभालना और अपने बच्चे संभालना, ऐसा पुरुषों की मानसिकता उस समय में थी। तो 1000 महिलाओं में क्या होता था, जब भी मतलब हमें महिला के हित के अंदर जब बात आती थी, तो 1000 पुरुषों में 946 महिला उसमें शामिल होती थी। अब देख सकते हैं आप, 946, 941, 930, 934, मतलब ये क्या है, हर 10 साल में क्या होती है, घटते घटते गई। घटने के कारण क्या है, पुरुषों की मानसिकता। ओके सर, थैंक यू। प्यारे बच्चों, आज हमने विषय इतिहास पाठ 6 महिला और अन्य कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण में हमने आधा पाठ पढ़ा है। उसमें स्त्री शक्ति का प्रकटीकरण, चिपको आंदोलन, शराब के विरोध में आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिलाओं के संदर्भ में कानून, दहेज प्रथा के विरोध में जागृति, तो पारिवारिक न्यायालय 1984, इस आधा पाठ का हमने अध्ययन किया है। और आधा पाठ आपको अगले टीचर आपको अगले तासिका में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद बच्चों, आपका दिन शुभ जाओ।